नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वीडियो देखते ही आप यकीन मानिए समझ जाएंगे कि साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रोज़ तरीके से जो पढ़ते हैं आप क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा जाता है। एक बार पूरा वीडियो देखिए और अपनी साइंस चेक करिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट करते हैं और कितने सही होते हैं, इससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहा जाता है? तो हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमो कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे थाइलोकोइड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए संघनन कणिकाम्य संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए सघन कणिकाम्य संरचना राइबोसोम की सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने देखी थी। प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है, क्या कहलाता है? तो प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है, साइटोपंजर कहलाता है। साइटोपंजर तंतु के काम क्या होते हैं? तो गति करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करना, ये सभी कार्य साइटोपंजर तंतु के कार्य हैं। पक्षमाभ व कशाभिका किसके ढके होते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका ये जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे आधारिकाएं कहा जाता है। तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग जिससे बना होता है वह क्या है? तो तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग जिससे बना होता है वह प्रोटीन होता है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं, उसे क्या नाम दिया था? तो फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग के होते हैं, उन्हें क्रोमेटिन नाम दिया था। केंद्रकीय आधात्री में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रकीय आधात्री में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उन्हें केंद्रिक कहा जाता है। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसके भीतर 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है, इसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे हिस्टोन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णक मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहा जाता है। पल्मिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो पल्मिटिक अम्ल में 16 कार्बन होते हैं। एरिकिडोनिक अम्ल कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है? तो एरिकिडोनिक अम्ल जो है 20 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं, इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षौर से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं, और जो नाइट्रोजन क्षार से जुड़कर बनते हैं वो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार कितने डाल्टन के आसपास होता है? तो अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता जिसमें उनका अणुभार जो है 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक मिलते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो अम्ल में अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक जो हैं वो पॉलीसैकेराइड या लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, ये सभी जो हैं कहलाते हैं जो अम्ल में अविलेय होते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स का अणुभार कितना होता है? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स का अणुभार 1000 डाल्टन या उससे 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है।
जिसका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहा जाता है। जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु कहा जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में किससे होती है? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में खाने के पदार्थों से होती है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में और किससे होती है? तो हमारे शरीर में खाने के अलावा अमीनो अम्ल जो हैं उनका निर्माण शरीर में खुद ब खुद भी होता है संरचनात्मक क्रियाओं के द्वारा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कोशिका कहा जाता है। कुछ स्तंभकार या घनाकार कोशिकाएं जो रुबण की विशेषता हैं और ऐसी उपकला को क्या कहते हैं? तो स्त्रवण की विशेषता है। कुछ स्तंभकार कोशिकाएं या घनाकार कोशिकाएं, स्तंभकार या घनाकार कोशिकाएं जो स्त्रवण की विशेषताएं रखती हैं, ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहा जाता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, इसे कोलेजन या इलास्टिन कहा जाता है। संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक, ये सभी संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की लंबाई क्या होती है? तो 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका की लंबाई है। सबसे छोटे जीवाणु की लंबाई क्या होगी? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर सबसे छोटे जीवाणु की लंबाई होगी, बैक्टीरिया की लंबाई होगी। ग्रीक भाषा में मैरिस्टो का मतलब क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में मैरिस्टो का मतलब विभाजित करना होता है। अंडक के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडक के 3 भाग होते हैं। बीजांडन्यास कितने प्रकार का होता है? तो बीजांडन्यास 6 प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। एक व्यास सममित का उदाहरण क्या है? तो मटर, सेम और गुलमोहर ये सभी एक व्यास सममित के उदाहरण हैं। वर्तिका अंडाशय को किससे जोड़ती है? तो वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इसे वियुक्तांडपी कहा जाता है। जब अंडक जुड़े होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? तो जब अंडक जुड़े होते हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहा जाता है। युक्तांडपी के उदाहरण क्या है? तो मटर तथा टमाटर ये युक्तांडपी के उदाहरण हैं। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का क्या अनुपात होता है? तो मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का 52:40 का अनुपात होता है। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को किस रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया? तो कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को तरल कृमिकानुमा रूप से स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा तरल कृमिकानुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। किस नमूने के अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसहत के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है? तो द्विसहत के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है तरल कृमि नमूने के कारण। विसरण के जलीय जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विसरण के जलीय जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। सूत्रकणिका की लंबाई क्या होगी? तो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका की लंबाई होती है। सूत्रकणिका का व्यास कितना होता है? तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका का व्यास होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, वे कौन से हैं? तो वर्णकों के आधार पर लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ये तीनों प्रकार हैं लवक के। किस लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय तथा फीते के आकार जैसा होता है? तो हरित लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। सीरीज़ आगे यूं ही जारी रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।